वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है भाई की उतरन। भैया अमेरिका जाने वाले हैं, यह जानकर मैं फूला न समाया। भैया से भी ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। जानते हो क्यों? अब मुझे उनके पुराने कपड़े जूते नहीं पहनने पड़ेंगे। बस ये सोचकर ही मैं बेहद खुश था। आज तक मैं हमेशा उनके पुराने कपड़े, जूते, यहाँ तक कि किताबें भी इस्तेमाल करता आया था। बस एक दिवाली ही थी जब मुझे नए कपड़े मिलते थे। पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर के मैं ऊब गया था। माँ से मैं हमेशा शिकायत करता था, माँ, मैं क्या ज़िंदगी भर पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करूँ? बेटे, वह तुमसे 2 साल ही तो बड़ा है। तुम बेटे भी न जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हो। अभी उसे तो 1 साल में कपड़े छोटे होते हैं, उसे नई सिलवा देती हूँ। लेकिन ये कपड़े मैं अच्छे से धोकर रखती हूँ। देखो ना, बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं। तो क्या हर्ज है? जूतों का भी ऐसे ही है। अब किताबों का पूछोगे तो हर साल कहाँ सिलेबस बदलता है। उसकी किताबें भी तुम्हारे काम आ जाती हैं। देखो बेटे, बाइंडिंग करके अच्छा कवर लगा कर देती हूँ तुम्हें। क्यों फजूल खर्च करना? मेरा अच्छा बेटा, तेरे लिए भी नई चीज़ें लाएंगे। माँ शायद में घुली मीठी जबान से समझती थी और मैं चुप हो जाता था। मुझे कभी भी नई चीज़ें नहीं मिलती थीं। स्कूल के पहले दिन दोस्तों की नई किताबें, यूनिफॉर्म, उनकी एक अलग गंध, इन सब से मैं प्रभावित होता था। साथ ही बहुत दुख होता था। क्या इस खुशी से मैं हमेशा के लिए वंचित रहूँगा? ऐसा सवाल मन में आता था। पुरानी किताबें इस्तेमाल करके मैं इतना ऊब गया था कि 10वीं कक्षा पास होने के बाद मैंने साइंस में एडमिशन लिया। भैया तब 12वीं कॉमर्स में थे। 11वीं कक्षा में मुझे पहली बार नई किताबें मिली। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मुझे चक्कर आने लगे, बदन पर धब्बे आने लगे। कुछ घर के उपाय करने के बाद पिताजी डॉक्टर के पास ले गए। अरे, इसे तो केमिकल की एलर्जी है, केमिस्ट्री नहीं होगी इससे। इसका मतलब ये साइंस नहीं पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के साथ इस बातचीत के बाद पिताजी सोच में पड़ गए। आर्ट्स का तो स्कोप नहीं। फिर क्या, मेरा भी एडमिशन कॉमर्स में कराया गया और फिर से उसी स्थिति में आ गया। भैया की वही पुरानी किताबें, गाइड्स। घर में सबसे छोटा करने के लिए मैं मन ही मन मम्मी पापा को कोसता रहा। भैया ने बीकॉम के बाद एमबीए किया और मैं सीए पूरा करने में जुट गया। सोचा, चलो पुरानी किताबों का झमेला तो ख़त्म हुआ। एमबीए पूरा होने के बाद भैया कैंपस इंटरव्यू में एक विख्यात मल्टीनेशनल कंपनी में चुने गए। यही कंपनी उन्हें अमेरिका भेज रही थी। भैया भी जोर शोर से तैयारी में जुटे थे और मैं भी मदद कर रहा था। वे अमेरिका चले गए। समय के साथ मेरा भी सीए पूरा हुआ। इंटरव्यू कॉल्स आने लगे। माँ, इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, सोचता हूँ कुछ नए कपड़े सिलवाऊँ। माँ ने भैया की अलमारी खोलकर दिखाई। देखो, भैया कितने सारे कपड़े छोड़ गया है, शायद तुम्हारे लिए ही हैं। नए ही दिख रहे हैं, सूट भी हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी खरीदे हैं। फिर भी तुम्हें लगता है तो लॉन्ड्री में दे देना। माँ क्या कह रही हैं मैं समझ गया। मैं पहले ही इंटरव्यू में पास हो गया। माँ खुश हुई और बोली, देखो, भैया के कपड़े की वजह से पहले ही इंटरव्यू में नौकरी मिल गई। वह बड़ा खुश होगा। एक तो पुराने कपड़े पहनकर मैं ऊब गया था और माँ जले पर नमक छिड़क रही थी। क्या मेरी गुणवत्ता का कोई मोल नहीं? माँ का भैया की ओर झुकाव मुझे दिल्ली दिल में खाए जा रहा था। पहली सैलरी में कुछ अच्छे कपड़े खरीद कर मैंने इस चक्रव्यूह को तोड़ा था। भैया के कमरे मैंने अलमारी में लॉक कर डाले। मैं अपने लिए नई नई चीज़ें खरीदने लगा। भैया अमेरिका में सेटल हो गए। अब उन्हें शादी के लिए उच्च शिक्षित संपन्न रिश्ते आ रहे थे। भैया के कहे अनुसार हम लड़की देखने जा रहे थे। आखिरकार हमने भैया के लिए 4 लड़कियां चुनी। 1 महीने बाद भैया इंडिया लौटे। सब लड़कियों से मिले और शर्मिला के साथ रिश्ता पक्का किया। शर्मिला ने बीकॉम किया था। माँ बाप की वह इकलौती लड़की थी। उसके पिता देशमुख का स्पेयर पार्ट का कारखाना था। शर्मिला सुंदर व सुशील थी। क्यों पक्या, भाभी पसंद आई तुझे? भैया ने पूछा। क्यों नहीं, शर्मिला टैगोर भी मात खाएगी। इतनी सुंदर और शालीन मेरी भाभी हैं। ऐसी भाभी किसको अच्छी नहीं लगेंगी। जोड़ी तो खूब जच रही है आपकी। जल्दी ही सगाई हुई और 3 हफ्ते बाद शादी की तारीख तय हुई। बाद में 1 महीने बाद दोनों अमेरिका जाने वाले थे। यह सब भैया ने ही तय किया था। दोनों साथ साथ घूमने लगे थे। सब खुशी में मशगूल थे। दोनों ओर शादी की शॉपिंग चल रही थी। हमें कहाँ मालूम था कि यह खुशी 2 पल की ही है। भैया के लिए मेरे मन में कृतज्ञता थी
कितने बड़े दिल के हैं भैया। उन्हें पूरा सहकार्य देने का मैंने मन ही मन प्रण कर लिया। हम सब खुशी के 7वें आसमान पर थे, तब नियति हम पर हंस रही थी। शादी का नज़ारा तो पूछो ही मत। शर्मिला 16 श्रृंगार करके मंडप में आई थी। सबकी नज़रें उस पर ही टिकी थीं। लड़की वालों ने शादी में किसी बात की कमी नहीं की। हम सब खुशी की लहर पर सवार थे। ऐसे में बुआ ने माँ को सलाह दी, भाभी, प्रसाद के लिए शर्मिला तो ले आई, अब प्रकाश के लिए उर्मिला ले आओ। मैंने तय किया, अपनी पत्नी का नाम मैं उर्मिला ही रखूँगा। शर्मिला की मैचिंग। शादी की रस्में चल रही थीं। बीच बीच में दोनों की कानाफूसी चल रही थी। शर्मिला की मुस्कुराहट देखकर लग रहा था मानो दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। शर्मिला के आने से घर में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। बहुत ही कम समय में वे सारे घर में घुल मिल गई। शादी के बाद सब रस्में पूरी कर नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए बेंगलुरु रवाना हुआ। वे दोनों 1 हफ्ते बाद लौटने वाले थे। उसके 2 हफ्ते बाद वे अमेरिका जाने वाले थे। भैया ने ही यह सारा प्रोग्राम तय किया था। देखो ना, कितनी जल्दी दिल जीत लिया। 8 दिनों के लिए गई तो घर सूना सूना लग रहा है। हमेशा के लिए गई तो क्या हाल होगा। माँ ने फ़ोन पर भैया को कहा, मगर माँ, घर तो नहीं रख सकते हैं ना। भैया बोले। उसके बाद 2 दिन दोनों लगातार फ़ोन पर संपर्क में थे। लेकिन फिर वे काला दिन आया। छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं घर पर ही था। दोपहर 3 बजे मेरा मोबाइल बजा। हेलो, मैं शर्मिला प्रकाश। एक भयंकर घटना घटी है। वह रोते रोते बोल रही थी, घबराई लग रही थी। मैं भी सहम गया। शर्मिला, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। क्या हुआ, ठीक से बताओ। भैया कैसे हैं? आप कहाँ से बोल रही हो? प्रसाद नहीं है। वह सिसक सिसक कर रोने लगी। तनाव और डर से मैं अपना संयम खो बैठा और जोर से चिल्लाया, नहीं है मतलब? हुआ क्या है? प्लीज़ जल्दी बताओ, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। पहले रोना बंद करो। अब तक कुछ विचित्र हुआ है, यह माँ बाबूजी के ध्यान में आ गया था। वे भी हक्के बक्के रह गए थे। प्रकाश, प्रसाद अमेरिका चले गए। कुछ भी क्या बोल रही हो? आपको छोड़कर कैसे गए और आपने जाने कैसे दिया? सब डिटेल में बताओ, कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। मगर हुआ क्या है, यह तो बताओ। खुद को संभालो और बताओ, क्या हुआ? वह धीरज के साथ बोली, प्रसाद सुबह 10 बजे कोडाई कनाल की टिकटें निकालने के लिए बाहर गए। 2 दिन उधर रहकर मुंबई वापस आने का प्लान था। अगर उन्हें आने में देर हुई तो खाना खाने को कह गए थे। मैंने 2 बजे तक उनका इंतज़ार किया। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। खाना खाने का सोच ही रही थी तो रूम बॉय एक लिफाफा लेकर आया। मुझे लगा बिल होगा। खोलकर देखा तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ऐसा चिट्ठी में लिखा था और प्रसाद ने नीचे साइन किया था। मेरे ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। बेहोश ही होना बाकी था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। बाद में देखा तो मेरे गहने भी नहीं थे, जो रात को मैंने अलमारी में रखे थे। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत असहाय हूँ। क्या करूँ? मैं पिताजी को भी नहीं बताया है। वह फिर से रोने लगी। मैं भी अंदर से पूरा हिल गया। खुद को संभाल कर उसे धीरज देना आवश्यक था। आपने अपने पिताजी को नहीं बताया, यह अच्छा किया। शर्मिला, रो मत, आप अकेली नहीं हो। आपके पिताजी को कैसे बताना है, यह मैं देखता हूँ। बहुत कठिन परिस्थिति है, लेकिन कोई न कोई हल ज़रूर निकालेंगे। आप होटल में ही रुको, कुछ खा लो। मैं सबसे बात करके उधर आपको लेने आता हूँ। आज रात नहीं तो सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे। फ़ोन रखता हूँ। माँ बाबूजी को सारी कहानी सुनाई। बाबूजी बहुत शर्मिंदा थे। माँ तो फूट फूट कर रोने लगी। माँ बाबूजी, शर्मिला के पिता को कुछ नहीं मालूम। उन्हें बताना चाहिए। मैं खुद जाकर बताता हूँ। मैं भी आता हूँ। नहीं बाबूजी, माँ अभी आने की स्थिति में नहीं है। उन्हें अकेला भी छोड़ना ठीक नहीं है। मैं अकेले ही हो आता हूँ। कठिन लग रहा है, लेकिन यह घड़ी मुझे ही संभालनी होगी। मैं दबे पाँव भाभी के घर गया। आओ बेटा, और प्रसाद कब आ रहे हैं? नहीं, मैं किसी और काम से आपके यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ, बहुत कठिन समस्या है। भैया अमेरिका चले गए। क्या? लेकिन कल रात ही शम्मू का फ़ोन आया था। उसने तो कुछ नहीं कहा। यूँ अचानक कैसे तय किया? नहीं, वे अकेले ही चले गए। और शम्मू? फिर मैंने उन्हें सारी हकीकत बयान की। वे क्रोध से लाल हो गए। क्रोध से उनका शरीर काँप रहा था। उन्हें भी तो मैंने गहनों के बारे में कुछ नहीं बताया। हरामखोर, मेरी इकलौती बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सामने होता तो गोली से उड़ा देता। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे।
उनको संभालने के लिए शर्मिला की माँ आगे आईं। आप शांत हो जाइए, ये लीजिए पानी पीजिए। संकट की घड़ी है, हमें पहले शम्मू को संभालना चाहिए। ये कैसा पहाड़ टूट पड़ा मेरी बेटी पर। है कहाँ वह? वे बेंगलुरु में होटल में हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। नहीं, हम दोनों उसे लेकर आते हैं। शम्मू से एक बार बात कर लेते हैं। मैंने शर्मिला के मोबाइल पर फ़ोन लगाया। मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, आपके घर से। आप कैसी हो? लो बात करो उनसे। शम्मू रो मत, धीरज रख। देख, मैं उसके साथ ऐसा खेल खेलूँगा कि उसे फूट फूट कर रोना पड़ेगा। हम दोनों आ रहे हैं तुझे लेने। आखिरी फ़्लाइट से निकलते हैं, तब तक खुद का ध्यान रख, शर्मिला के पिताजी बोले। क्रोध की जगह करुणा ने ले ली। शर्मिला की आंखों से आंसू छलक रहे थे। शर्मिला की माँ भी व्याकुल थी, लेकिन झूठ मूठ का धीरज दे रही थी। मेरी माँ ने तो बिस्तर पकड़ लिया था, उनके आंसू थम नहीं रहे थे। सबको इतने बड़े दुख में धकेलने वाले निर्दयी भैया से मुझे घृणा आने लगी। शर्मिला के अपने घर आने पर हम वहाँ पहुँचे। शर्मिला, ये क्या हुआ बेटा? ये बोलकर माँ बेहोश हो गई। बाबूजी शर्मिंदा होकर उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे। हम आपके कसूरवार हैं, ऐसे कुलक्षणी बेटा जना, मुझे शर्म आती है। शर्मिला के पापा अब तक शांत हो गए थे। शर्मिला की माँ और शर्मिला मेरी माँ को समझा रहे थे। हम सबको ये दुख भोगना था शायद, लेकिन आप खुद को कसूरवार ना समझें। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा और सजा दूंगा। प्रकाश, उसे अमेरिका में संपर्क करने का कोई रास्ता है क्या? हाँ पापा, प्रसाद का ऑफिस का नंबर तो नहीं है, पर जहाँ रहता है वहाँ का नंबर ट्रेस करता हूँ। फ़ोन लगाया था तो पता चला भैया 3 महीने पहले ही अपार्टमेंट छोड़ चुके थे। हरामखोर, पहले से ही प्लान कर चुका था। उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नया बिजनेस शुरू करने के बहाने मेरे पास से 5 लाख रुपए ले गया था। हाँ, मुझे भी यही कारण बताकर पैसे मांगे। मैंने पीएफ से 2 लाख रुपए निकाल कर दिए। शर्मिला के गहने भी गायब हुए हैं, मैंने बताया। नीच अमानुष, अब मैं ये हकीकत अखबार में छपवाने वाला हूँ। अमेरिका में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनको भी खबर दूंगा। सब जगह उसकी बदनामी करूँगा। अब बदनामी होगी, इस कारण बाबूजी डर गए। देखिए, हमारे बेटे से अक्षम्य अपराध हुआ है, लेकिन जरा धीरज से काम लीजिए। ऐसी घड़ी में सोच विचार करके निर्णय लीजिए। आप देख ही रहे हो हालात कितने नाजुक हैं, और शर्मिला के भविष्य की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। बस 1 हफ्ते का समय दीजिए हमें, देखते हैं कुछ हल निकलता है क्या। नहीं तो मानहानि सहने के सिवा और कोई चारा नहीं। वे 1 हफ्ता रुकने को राजी हो गए। बड़ी कृपा हुई थी हम पर। गए हफ्ते खुशी की तरंगों पर तैरने वाले हम आज दुख के सागर में डूब चुके थे। केवल भैया ही इस घिनौनी हरकत की वजह से फूल जैसी शर्मिला मुरझकर सांवली पड़ गई थी। उसने जैसे ना बोलने का प्रण कर लिया था। हम दोनों सहारा बने, इसलिए माँ थोड़ी संभल गई, वरना उनके लिए सदमा असहनीय था। कलमुहा, बच्ची की जिंदगी की होली कर डाली। सही कहती हो आप, हम उसके अपराधी हैं। कभी न भरने वाला जख्म है ये। शर्मिला माँ से मिलकर गई। आश्चर्य यह था कि दोनों संयम से काम ले रही थीं। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो माँ बाबूजी अभी अभी शर्मिला के घर से लौटे थे। बाबूजी, उन्होंने बुलाया था क्या? नहीं, ऐसे ही मिलकर आए। काफ़ी दिन हुए मिले नहीं थे। शर्मिला को भी देखने को दिल कर रहा था। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, ठीक ही कहना चाहिए, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना ज़रूरी है। प्रकाश, अभी अभी आए हो ना, हाथ पाँव धो आओ। मैं चाय बनाती हूँ, कुछ खा भी लो। मुझे माँ का यह बर्ताव अजीब लगा। चाय नाश्ता हो गया। हम तीनों वहीं बैठे बातें कर रहे थे। माँ मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। वे बहुत टेंशन में लग रही थी। माँ, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? टेंशन में लग रही हो, बताओ अभी, क्यों टेंशन बढ़ा रही हो? प्रकाश, देखो, हमें ऐसा लगता है, इसलिए सुझाव दे रही हूँ, लेकिन सोचकर ही बताना। क्या सोचना है? क्या सुझाव दे रही हो? और इसे हकला कर क्यों बोल रही हो? आखिरकार बाबूजी ने बड़ी हिम्मत कर बोल ही दिया। प्रकाश, हमें लगता है कि तुम शर्मिला को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ऐसा लग रहा था मानो सारे बदन में बिजली दौड़ रही है। मैं जोर से चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? भाभी और पत्नी? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। आप मुझे ऐसे सुझाव कैसे दे सकते हैं? प्रकाश बेटे, ये कहते हुए हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। हम जानते हैं कि तुम्हारे भी अपने वैवाहिक जीवन के कुछ सपने होंगे। तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छी तनख्वाह मिलती है तुम्हें, तुम्हें अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन हमें शर्मिला के बारे में भी तो सोचना चाहिए। उसकी कोई गलती ना होते हुए भी उसकी ज़िंदगी यूँ बर्बाद हो गई,
और हमें ये देखना पड़ रहा है। अनजाने में हम ही इसके ज़िम्मेदार हैं ना। माँ फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। यही बोलने के लिए आप उनके यहाँ हो आए? क्या कहा उन्होंने? हमने बात की उनसे, कुछ कहा नहीं उन्होंने। उन्हें भी वक्त चाहिए, फ़ोन करेंगे वे। तुम्हारा कहना क्या है, यह पूछने को कहा है। मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक रही थी। जहन ने काम करना बंद कर दिया था। मैं ज़रा घूम कर आता हूँ। इस वक्त? हाँ। दूर बगीचे तक घूम कर आया, तब कहीं थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मेरे लौटने तक माँ बाबूजी चिंता कर रहे थे। खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उठकर बिस्तर पर लेटा। नींद आने का सवाल ही नहीं था। मेरी वैवाहिक ज़िंदगी शुरू होते ही ख़त्म होने वाली थी। भैया के पुराने कपड़े, किताबें इस्तेमाल करने वाला मैं, अब उनकी त्यागी पत्नी। नहीं, यह नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव को नकारना चाहिए। मैं बहुत बेचैन था, लेकिन आंखों के सामने आंसू निगलती माँ, शर्मिंदा बाबूजी, क्रोधित शर्मिला के पिता, उनको संभालने की कोशिश करती हुई शर्मिला की माँ और ज़िंदगी के वीरान रेगिस्तान की बालू की तरह शुष्क शर्मिला दिखने लगी। इन सब की नज़रें बड़ी आशा से मुझे देख रही हैं, ऐसा लगने लगा। फिर से एक बार मेरे नसीब में उतरन ही आई थी। इस कल्पना से दिल जख्मी हो रहा था। ऐसी स्थिति में मुझे बचपन की एक घटना याद आई। भैया की ड्राइंग अच्छी थी। वे बहुत अच्छे चित्र बनाते थे और पूरे होने के बाद दोस्तों को दिखाने जाते थे। सारा सामान वैसे ही रखते थे। घर साफ होना चाहिए, इस पर बाबूजी का ध्यान रहता था। फिर माँ मुझे मनाती थी, प्रकाश, ये सामान ज़रा उठाकर रख बेटे, वो देखेंगे तो बिगड़ेंगे। मैंने लड्डू बनाए हैं, मैं लाती हूँ तेरे लिए। माँ, भैया अपना सामान क्यों खुद नहीं रखते? लड्डू को लालच देकर आप उससे काम करवाती हो। भैया बिगाड़ेंगे और मैं संवारूंगा। यह अलिखित नियम बनाया है क्या आपने? माँ का यह अलिखित नियम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। जिंदगी के इस मोड़ पर उसके किए अक्षम्य अपराध को मुझे ही सही करना था। मुझे ही अब शर्मिला से शादी करनी थी। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ मेरा बड़ा भाई है, इसलिए।